हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 16 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एंड तक देखते रहोगे आप तो काफी कुछ नया जानने को मिलेगा। शुरू करते हैं वीडियो को। लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की कम समय में ज्यादा बेहतरीन कॉन्टेंट के साथ करंट अफेयर प्राप्त करने के लिए। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास कल के रिवीजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया। तो ये मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को हर साल नहीं, सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है और वर्ष भर में 2 बार मनाया जाता है, अक्टूबर के सेकेंड सैटरडे और मई के सेकेंड सैटरडे को। 11वां जोहोर कप ये कहाँ आयोजित हुआ? ये मलेशिया में होता है, हर बार यहीं पर होता है। और अभी हाल ही में कैम्ब्रियन पेट्रोल 2023 सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने जीता है गोल्ड मेडल। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था तमिलनाडु राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर शुरू किया है और अभी हाल ही में प्रशांत महासागर खास करके पश्चिमी हिस्से में इसके एक नई टेक्टोनिक प्लेट खोजी गई है जिसका नाम है पेंटोस। क्या नाम है? पेंटोस या पोंटस, जो भी पढ़ो आप। और अभी हाल ही में लद्दाख में 2 दिवसीय जास्कर महोत्सव मनाया गया है जिसमें मुखौटा नृत्य जो होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है इसका। इसके अलावा हॉलीवुड अभिनेता सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए गए। नाम है इनका माइकल डगलस। और आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसने जब से रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया था तब से लेकर के आज तक इन्होंने कोई विदेशी यात्रा नहीं की। इन्होंने पहली विदेशी यात्रा तब से करी है, कहां पर? किर्गिस्तान में अभी करी हुई है। और फिडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 इसको जीत लिया है भारत के रौनक साधवानी ने। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। टॉप 9 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जिनका आपने किया है रिवीजन कल की वीडियो से। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको कि नवरात्रि ऑफर चल रहा है। इस ऑफर का फायदा उठाइए, दुर्गा 50 कूपन कोड यूज कीजिए। कोई सा भी वीडियो कोर्स हो या कोई सी भी ई बुक हो, अभी के टाइम पर आपको आधे दाम पर मिलेगी, हाफ प्राइस पर मिलेगी। तो इसका आप फायदा उठाइए एमजेटी ऐप से जाकर के। एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। बिहार एसएससी का बैच लाइव हो गया है, आज उसकी डेमो क्लासेस और बाकी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप बिहार एसएससी का भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा बाकी भी हमारे बहुत सारे बैचेस हैं, आप जाकर के वहां पर ऐप पर देख सकते हो। पहला क्वेश्चन आपके सामने। प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस निम्न में से किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती के अवसर पर। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम था दोस्तों अबुल पकीर जानुल आब्दीन अब्दुल कलाम। तो ये भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं और भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, 11वें राष्ट्रपति थे। इसके अलावा दोस्तों इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इनकी जयंती के अवसर पर पूरी दुनिया मनाती है छात्र दिवस, स्टूडेंट्स डे मनाती है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को हमेशा सीख देते रहते थे अपने मोटिवेशनल कोट्स के माध्यम से, अपनी बुक्स के माध्यम से, अपने कामों की वजह से, लोगों को स्पीचेस के माध्यम से ये मोटिवेट करते थे। साइंटिस्ट तो थे ही, भारत के महान साइंटिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। यहाँ पर मैं कुछ कलेक्शन आपके लिए लाया हुआ हूँ, इनको देख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में आपके पूछ ली जाए। तो इसमें विंग्स ऑफ फायर जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। इग्नाइटेड माइंड्स भी इंपॉर्टेंट है। टर्निंग पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इंडोमिटेबल स्पिरिट, इंडिया 2020, टारगेट 3 बिलियन, ये सभी इनकी पुस्तकें हैं। ये 3 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। तो इनकी जयंती पर मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस। अब देखो, ऐसे ही मैंने महापुरुषों की जयंती पर आपको रिवीजन करवाया था एक बार कि कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण महापुरुषों के जयंती हुआ या पुण्यतिथि हुआ या उनके एवज में जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं वो आपके सामने हैं। जैसे 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं हम लोग। तो देखो ये जनवरी महीने में है युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। जनवरी ही महीने में दोस्तों एक और आता है 23 जनवरी। 23 जनवरी को याद रखना पराक्रम दिवस मनाते हैं। पराक्रम दिवस मनाते हैं और ये सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाते हैं। इसके अलावा 24 जनवरी, 23 जनवरी के एक दिन बाद 24 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। गर्ल चाइल्ड डे नेशनल वाला मनाते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने 1966 में क्या करा हुआ था? इन्होंने शपथ ग्रहण की थी प्रधानमंत्री पद की। 30 जनवरी आता है शहीद दिवस, ये महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर। अच्छा, इन्हीं की ही जयंती होती है 20 अगस्त को, और 20 अगस्त को इसलिए सद्भावना दिवस मनाते हैं। तो जयंती पर सद्भावना दिवस और पुण्यतिथि पर आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। एक चीज और, बीच में 11 फरवरी आएगा और 11 फरवरी को मनाते हैं दोस्तों समर्पण दिवस। ये मनाते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर। ठीक है, इसके बाद
29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी की जयंती होती है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के अवसर पर। 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस मनाते हैं, सर मोक्ष गुंडकम विश्वेश्वरैया जी की जयंती के अवसर पर। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर मनाते हैं। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं, ये मनाते हैं महात्मा गांधी जी की जयंती के एवज में। 15 अक्टूबर को ये देखिए विश्व छात्र दिवस, आपको कई बार रिवीजन करवाया गया है, अब्दुल कलाम जी की जयंती के अवसर पर। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रबी महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया है? रबी महाअभियान 2023 इसे शुरू किया दोस्तों बिहार गवर्नमेंट ने। बिहार के जो सीएम हैं और डिप्टी सीएम हैं, इन दोनों ने अभी हाल ही में यहाँ पर ये शुरू किया है रबी महाअभियान। इसका मकसद क्या होगा और ये कैसे मनाया जाएगा, इसको समझो। मतलब ये अभियान कैसे चलाया जाएगा। तो पहला स्टेप तो ये है कि ऐसे कुछ रथ इसके बनाए गए हैं रवि महाअभियान के। तो ये रथ गांव गांव में जा जा करके, जगह जगह जा जा करके किसानों को, जो खेती से जुड़े किसान हैं, उनको जा जा करके अवेयर करेगा कि रबी की फसलें जो हैं वो किस समय में उगाई जाएं, कब उनकी सिंचाई की जाए, कब उनकी कटाई की जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं रबी की फसलों की। आप तो जानते हो फसलें 3 प्रकार से होती हैं इंडिया में, रबी, खरीफ, जायद। तो उसमें रबी के बारे में, रबी फसल के बारे में ये लोग अवेयरनेस फैलाने के लिए कर रहे हैं। साथ ही साथ इस अभियान के, इस महाअभियान के तहत ये लोग तकनीकी जानकारियां भी देंगे, रबी से रबी फसल को कैसे बढ़ाया जाए, टेक्नोलॉजी का कैसे यूज किया जाए, इन सब के बारे में जानकारियां देंगे। तो इसका उद्घाटन अभी, या कहें कि इन रथों का अभी हरी झंडी दिखाई है किसने? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने। क्लियर। अब ये बिहार आया है, तो बिहार के बारे में हम लोग जानेंगे पिछले दिनों में क्या क्या करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे चर्चे में। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था राज्य जातिगत जनगणना इन्होंने जारी किया था। राज्य जातिगत जनगणना जारी करने वाला ये पहला राज्य बना था। इसके बाद राजस्थान ने भी घोषणा कर दी कि हम भी सर्वे कराएंगे। मतलब जनगणना जो है, जातिगत आधारित जनगणना, वो राज्य स्तर पर इन्होंने जारी कराया, इनकी सरकार ने। ठीक है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर जिले में बनाए जाने की बात की जा रही है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना इन्होंने शुरू किया है। इसके अलावा पोषण जागरूकता सूचकांक में सबसे नीचे रहा है बिहार। राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में भी सबसे नीचे रहा है। गैंडों के लिए राइनो टास्क फोर्स का भी इन्होंने गठन किया था। इन्होंने ये भी कहा है कि 2025 तक पूर्वी चंपारण जिले में ये क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा मंदिर बनवाएंगे, रामायण मंदिर होगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा होगा। पश्चिमी चंपारण के मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है। मैथिली ठाकुर ये चुनाव आयोग द्वारा बिहार का स्टेट आइकन बनाई गई हैं। क्लियर। बिहार आप देखो यहाँ पर मैप में कहाँ पर है, ये रहा बिहार। बिहार दोस्तों अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? इधर ये पश्चिम बंगाल से इतना शेयर कर रहा है, इधर झारखंड से, और इधर उत्तर प्रदेश से शेयर कर रहा है। ऊपर ये नेपाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार जी, और यहाँ के गवर्नर जो है वो हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर जी। यहाँ पर वाल्मीकि नेशनल पार्क है, इसका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। कैमूर अभ्यारण्य है, जिसको मैंने अभी बताया कि इसको टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया जाएगा। भीमबंधु अभ्यारण्य, राजकीय अभ्यारण्य, ये प्रमुख यहाँ के अभ्यारण्य हैं। जाट जटिन डांस, ये प्रमुख यहाँ का डांस है, लोक नृत्य है, बहुत ही फेमस है जाट जटिन डांस। झुमरी डांस भी यहाँ का प्रमुख है। इसके अलावा यहीं पर मैंने आपको बताया था गोदना। गोदना जो है यहाँ की प्रमुख लोक कला है, गोदना गोदाना। ठीक है। जिला जो है 38 है, विधानसभा में 243 सीटें, लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16 सीट यहाँ से जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन अकाइव्स कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन अकाइव्स, इसका आयोजन अभी किया गया है अबू धाबी में। अबू धाबी कहां पड़ता है जी? यूएई की राजधानी है, यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। वहीं पर इंटरनेशनल काउंसिल ऑन अकाइव्स, अकाइव्स मतलब समझ लो कि लेखागार, अभिलेखागार जो भी कहो, तो उसके लिए ये इंटरनेशनल काउंसिल था, उसकी कांग्रेस थी, मतलब एक इंटरनेशनली एक मीटिंग थी, एक कांग्रेस, एक समिट आयोजित की गई। कहां पर आयोजित की गई? ये अबू धाबी में की गई है, यूएई की राजधानी में की गई है। तो इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि अभिलेखागार के क्षेत्र में जितने भी विशेषज्ञ हैं और दुनिया भर के जितने भी विचारशील नेता हैं, उनको एक साथ लाया जाए, एक ही मंच प्रोवाइड किया जाए, जिससे आर्काइव को हम लोग और अच्छे से प्रिजर्व कर सकें। इसकी थीम रखी गई है प्रॉस्पेरियस नॉलेज सोसाइटी, यानी समृद्ध ज्ञान समाज।
ये है इस बार की थीम। यूएई आया है तो यूएई के बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान को छोड़ते हुए आओगे, नहीं इधर से ना आओ, इधर से आ जाओ। तो यहाँ से आप आओगे अरब सागर के माध्यम से, तो यहीं गल्फ ऑफ ओमान के बाद ही आपको दिख जाएगा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। अच्छा, इसी रास्ते से मुंबई से ही और गुजरात से ही, तो यहीं से तो हो करके जा रहा है अपना जो आईमैक है। आईमैक, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, कार्ड में छोड़ दूंगा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से ये जो अभी इसराइल का और इसका गाजा का जो चल रहा है युद्ध, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है आईमैक। आईमैक डील को कैंसिल करना ही इसका प्रमुख कारण है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि इस टाइमिंग पर इसे किया गया है। क्या क्यों किया गया है ऐसा, मैंने आपको वीडियो बना करके दी हुई है, आप आईमैक वाला देख लीजिएगा जरूर। तो फिलहाल यहाँ से ये जाता है, आईमैक के बारे में थोड़ा बता ही देते हैं जब आ गई बात। तो यूएई हो गया, यूएई से ये सऊदी अरेबिया होगा और सऊदी अरेबिया से इसराइल में जाएगा और इसराइल के हाइफा बंदरगाह तक होकर के वहां से निकलेगा, फिर जाकर के ये ग्रीस में मिलेगा। तो बीच में जो स्थल वाला भाग है वहां तक रेल रूट होगा वहां पर, और जहां पर ये सी वाला एरिया है यहाँ पर ये सी रूट होगा। तो सी और रेल और रोड तीनों प्रकार के रूट इसके तहत कनेक्ट हो रहे हैं, और ये बहुत बड़ा एक कॉरिडोर बन रहा है। इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती वो रसिया, चाइना और ईरान को होने वाली थी। कैसे होने वाली थी ये मैं आपको उस वीडियो में बताया हुआ हूँ। यूएई के बारे में बात करें तो यूएई की राजधानी दोस्तों इसकी होती है अबू धाबी। और दुबई इसका बड़ा नगर है। एक्चुअली में ये 7 अमीरात का एक ग्रुप है। 7 अमीरात में इसमें दुबई का जो नेता होता है उसे प्रधानमंत्री का पद मिलता है, और जो अबू धाबी जो बड़ा क्षेत्र है उसका जो नेता होता है, जो लीडर होता है मेन, उसे प्रेसिडेंट का पद मिलता है। तो अभी यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, जो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आप पढ़ते हो ना, वो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। क्लियर, मुद्रा यहाँ की दिरहम होती है। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में किसने उत्तराखंड में नागा रेजिमेंट की तीसरी बटालियन को प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किए? तो अभी हाल ही में हमारे जो थल सेना के प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे जी, तो इनको अभी हाल ही में इनके द्वारा प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया गया। किसे? उत्तराखंड में नागा रेजिमेंट की तीसरी बटालियन को। यहां पर भी आप देख पाओगे, इंग्लिश में भी आर्टिकल है आपके सामने, आर्मी चीफ प्रेजेंट्स द प्रेसिडेंट्स कलर्स टू द थर्ड बटालियन नागा रेजिमेंट। क्लियर है? तो ये दिया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के द्वारा। तो ये हैं, ये दे रहे हैं। नागा बटालियन है। नागा बटालियन मतलब कि यहाँ पर नागालैंड्स के ज्यादा होते हैं इस बटालियन में, और इनको दिया गया है अभी इनकी कम समय में, बहुत ही अभी जल्दी, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ इनको जुड़े सेना से, लेकिन बहुत कम समय में ये लोग कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इसके लिए ये दिया गया है। तो कहाँ पर दिया गया? रानीखेत उत्तराखंड में ये अवार्ड दिया है इन्होंने, मनोज पांडे जी ने। अच्छा, ये थल सेना प्रमुख है। थल सेना दिवस मैंने अभी आपको बताया था 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। इसके अलावा अभी मैंने कल ही बताया था आपको कि कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास जो हुआ था ब्रिटेन में, वेल्स में, वहां पर भारतीय सेना ने जाकर के गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय सेना की कौन सी बटालियन गई थी वहां पर गोरखा बटालियन, गोरखा राइफल्स की बटालियन गई थी। ठीक, चलो आगे। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार निम्न में से किस देश ने 2050 तक नेट शून्य होने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों, नेट शून्य यानी कि जीरो कार्बन एमिशन वाला, या कहें कि जीरो कार्बन एमिशन तो पूरी तरीके से नहीं कहेंगे, नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला। ठीक है, अभी दोनों में अंतर क्या है मैं समझाऊंगा आपको। तो 2050 तक ऐसा होने का लक्ष्य किसने रखा है? तो अभी ब्रिटेन और कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, जापान, ये 4 कंट्रीज ने रखा है ये लक्ष्य कि 2050 तक ये लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। कौन सा लक्ष्य? कि 2050 तक हम लोग नेट जीरो कार्बन एमिशन वाले देश बन जाएंगे। अच्छा, भारत ने कब लक्ष्य रखा है? 2070 का। और चाइना ने कब लक्ष्य रखा है? 2060 तक का लक्ष्य रखा है चाइना ने। यहाँ पर देखो, ये भी बात कही जा रही है कि इंडिया ने ही पुश किया था, इंडिया टू पुश डेवलप्ड नेशन की जो विकसित देश हैं, कि भाई हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 2070 का, तो आप तो विकसित देश हो, आप लोग अपना टारगेट बनाओ, और पहले 2050 के पहले पहले आप जो है कार्बन एमिशन के कार्बन निगेटिव बन जाओ, यानी कि आप कार्बन ना एमिट करो। अब आपको सबसे बड़ी बात जो समझानी है वो ये है कि जीरो कार्बन एमिशन और नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला मतलब दोनों में अंतर क्या होता है। तो देखिए, जीरो कार्बन एमिशन का मतलब ये हुआ कि हम कार्बन का एमिशन ही नहीं करेंगे, मतलब अपने इक्विपमेंट को, अपनी फैक्ट्रीज को, अपना हर प्रकार का जो भी चीजें हैं, देश का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो रहा है, उनसे सबसे किसी भी प्रकार का कार्बन का एमिशन होगा ही नहीं, जो कि इम्पॉसिबल है लगभग अभी के लिए। तो फिलहाल खास करके आगे आने वाले 50, 100, 150 सालों तक के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। दूसरा, नेट जीरो एमिशन।
नेट जीरो एमिशन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जितना भी क्वांटिटी में कार्बन का एमिशन कर रहे होंगे ना, तो कुछ ऐसी चीजें भी, कुछ ऐसे इक्विपमेंट, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी भी विकसित करेंगे, वो जितना भी वो एमिट कर रहा होगा उसको ये जीरो कर देगा, या कहें ऑब्जर्व कर लेगा, अपनी तरफ सोख लेगा। तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल जो एमिशन हो रहा होगा वो जीरो हो रहा होगा। तो ये हुआ नेट जीरो एमिशन, कि मतलब जो नेट हुआ ना, मतलब प्लस उतना हुआ उतना माइनस हुआ, तो नेट ओवरऑल कितना आया? जीरो आ गया। तो ये वाले पे बात चल रही है और यही वाला किया जाएगा, ठीक है। तो ये सबका अलग अलग टारगेट मैंने आपको बता दिया, भारत का 2070, चाइना का 2060 और विकसित देशों का, कुछ विकसित देशों का 2050 तक। अच्छा जी, ये बात कब की जाएगी? तो ये बात कॉप 28 जलवायु शिखर सम्मेलन में की जाएगी, जो कि यूएई में होने वाला है। इसको तो आपको रट गया होगा, बहुत बार मैंने आपको बताया हुआ है। ये दोस्तों अभी 30 नवंबर से शुरू होकर के 12 दिसंबर तक चलेगा, ये जो समिट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट समिट है, जलवायु परिवर्तन को लेकर के, क्लाइमेट चेंजेस को लेकर के ये मीटिंग्स होती है, हर साल होती है। इस बार कॉप 28 का मतलब 28वीं मीटिंग होने वाली है। कहाँ पर? यूएई में होगा। पिछली बार मिस्र में हुआ था, इस बार यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कब होगा ये ध्यान रखना, 12 दिसंबर तक चलेगा, 30 नवंबर तक से, ठीक है। आगे, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो अभी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में बताया है कि श्रम शक्ति में, मतलब जो लेबर वाला जो कैटेगरी होता है, श्रम शक्ति जहां पर श्रमदान करना होता है, उस वाले क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और बढ़ करके हो गई है 37%, 37% विमेन लेबर में, ठीक है ना। तो जो महिला लेबर होती हैं उनमें ये बहुत ही आशातीत वृद्धि देखने को मिली हुई है। यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार से ये है डेटा, 2017-18 में 23.33% था, उसके बाद ये बढ़ते 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 37.0% तक ये पहुंच गया है। देखिए 15 ईयर्स एंड अबव यूजुअल स्टेट पर ये फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, जो बढ़ा हुआ है परसेंटेज में। ये आपके सामने रिपोर्ट है। तो ये सर्वेक्षण का नाम है श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23, और इसमें ये बताया गया है, जारी कौन किया है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसमें सामान्य स्थिति सिद्धांत का उपयोग किया गया है, जिसके माध्यम से ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। क्लियर? आगे, अच्छा, नवरात्रि ऑफर के बारे में आपको बता दूं कि देखो आपको कैसे अवेल करना है। बहुत सारे लोगों को पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो पेमेंट में जब भी प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना है? व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करना है, और व्हाट्सएप का नंबर जो है वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 7235939467। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है, और आपको वहां पर यूपीआई क्यूआर कोड माध्यम से भी पेमेंट करने का मेथड बताया जाएगा, वहां से भी कर सकते हो। और यहाँ पर अगर कूपन कोड यूज करोगे तो ये होगा। दूसरी बात कि कौन कौन से बैचेज आ गए हैं, तो देखो ये बिहार एसएससी का बैच आ गया है, तो कल बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन किया है। इसके क्लासेस जितने लोगों ने ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूं, क्लासेस आज से चलेंगी, डेमो क्लासेस वगैरह, और बाकी इसका जो क्लास का शेड्यूल है ये सब वगैरह आज आ जाएगा, तो आज से इसमें चलेगी। इसके अलावा जीएस सफलता बैच जो है, जो ज्वाइन किए हैं, उनकी कंफ्यूजन है कि क्या ये 18 महीनों तक मिलेगा अभी। तो देखो ये लॉन्च हुआ था जब, उससे अब 2-3 महीने आगे हो चुके हैं, क्योंकि वहां बहुत सारी क्लासेस चल चुकी हैं। तो अब से 14 महीने बचे हुए हैं, आप 14 महीनों तक इसमें मतलब रह सकते हो, और 14 महीनों तक कई बार वीडियो अनलिमिटेड टाइम भी देख सकते हो। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है ऐसा कि आप एक ही बार वीडियो देख पाओगे। दूसरी बात, दूसरी चीज, कल जो मैंने आपको बताया था, क्लास नोट्स मिलते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो गोचा काची वाला क्लास नहीं होता, पूरा पूरा क्लास नोट्स प्रॉपर तरीके से लिखित भाषा में मिलता है, जिससे आप रिविजन बहुत आसानी से कर सकते हो। ये आपका बिल्कुल परीक्षा रिफ्रेशर है, लास्ट टाइम पर आपको करंट अफेयर कैसे जल्दी से जल्दी माध्यम में तैयार करना है, चैप्टर बाय चैप्टर, एक एक दिन का टारगेट बनाओ और एक एक दिन में एक एक चैप्टर निपटाओ। 20 या 22 के आसपास चैप्टर हैं, इसको टोटल आप खत्म कर सकते हो 20-22 दिन में, बहुत अच्छे तरीके से करंट अफेयर, इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो एमजीटी ऐप पर ये सारी चीजें मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी आईएसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला? तो इसके अध्यक्ष बन गए हैं दोस्तों पंकज वोहरा। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये क्या है? ये दोस्तों इंडिया और अमेरिका के बीच में कॉमर्स यानी कि जो व्यापार होता है उसको बढ़ाने के लिए, उसके रिलेशंस को बढ़ाने के लिए, वाणिज्यिक रिलेशंस को बढ़ाने के लिए ये एक संस्था है कि यूनिट है, 55 साल से पुरानी यूनिट हो गई है। तो इसके अभी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं पंकज वोहरा साहब, ठीक है। तो आईएसीसी मतलब इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो भारत में 14 ऑफिसेज हैं इसके, अमेरिका में इसके 27 साझेदार संगठन हैं, और ये 55 साल पुराना उद्योग मंडल है। तो
इसके ये अध्यक्ष बनाए गए हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो। तो इसका उद्देश्य है कि इंडिया और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार को और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। क्लियर। अगला, भारतीय फाइटर जेट्स में लगे विदेशी सिस्टम की विदाई के बाद कौन सा स्वदेशी सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय फाइटर जेट्स में ना जो विदेशी इक्विपमेंट्स लगते थे, अब उनकी भी विदाई का समय आ गया है, उनको भी विदाई कर दिया जाएगा, विदा कर दिया जाएगा। अब स्वदेशी सिस्टम्स लगाए जाएंगे। कौन कौन से सिस्टम है? इन सिस्टम का नाम है अंगद और उत्तम। अंगद और उत्तम सिस्टम लगाए जाएंगे। उत्तम जो है ये रडार सिस्टम है। उत्तम जो है ये रडार सिस्टम है, तो ये अपने फाइटर जेट्स में रडार का काम करेगा। रडार का काम करने के लिए उत्तम रडार लगाया जाएगा। और अंगद सिस्टम जो है ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एक सूट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट का काम करेगा। यहाँ पर आप आर्टिकल्स वगैरह भी देख लोगे, तो ये खास करके जो अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कौन सा है? अपना तेजस। उस तेजस में ये सबसे पहले फिट किया जाएगा और बहुत जल्द ये प्रोसेस होगा, तेजी से होगा। तो LCA Mark 1A विमानों के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। उत्तम रडार है और ये अंगद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है, तो ये जल्द ही इंस्टॉल किए जाएंगे। आगे, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट में ओवरऑल सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बन गए हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस वर्ल्ड कप में ये सबसे ज्यादा छक्के अपने कंप्लीट कर चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। ध्यान रहे, ODI में अभी ये तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन ओवरऑल अगर सभी में देखा जाए तब ये अभी टॉप पर चल रहे हैं। ODI क्रिकेट में इनके कम छक्के हैं। ठीक है, देखो रोहित शर्मा जो है ये 562 छक्के लगा चुके हैं 474 इनिंग्स में। अच्छा, ये सबसे तेज, सबसे ज्यादा छक्के लगाने का भी रिकॉर्ड ये रखते हैं। मतलब बाकी जिन्होंने लगाया हुआ है ना, ये बहुत ज्यादा ज्यादा मैचों में लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर 474 मैचों में ये 562 छक्के लगा चुके हैं अभी के टाइम पर जो मैं बता रहा हूं। तो इन्होंने 553 जब छक्के मारे 554 में, तभी रिकॉर्ड तोड़ दिया था क्रिस गेल का। क्रिस गेल जो है 553 छक्के लगाए थे 551 मैचों में। शाहिद अफरीदी 476 छक्के लगाए हुए हैं 508 मैच में, तीसरे नंबर पर हैं। महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, 359 छक्के ये भी लगा चुके हैं 525 मैच में। तो इनमें से मैक्सिमम तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो अभी फिलहाल ये लंबे समय तक टॉप पर चलने वाले हैं रोहित शर्मा। अच्छा, इन्होंने अभी रिसेंटली अपना 300वां वनडे छक्का भी कंप्लीट किया है। 300 ODI 6 अपना कंप्लीट कर लिया है, तो 300 प्लस इनके ODI 6 भी हो गए हैं। ये भी ध्यान रखना बात। तो बाकी चीजें मैं आपको बता दिया हूँ। रोहित शर्मा जो है अभी वर्ल्ड कप में ये वर्ल्ड कप में ये 7 शतक लगाने वाले ये बन गए पहले और इकलौते एकमात्र खिलाड़ी वर्ल्ड कप में जिन्होंने 7 शतक लगाया हो। ठीक है, तो ये रोहित शर्मा के बारे में कुछ रिकॉर्ड्स हैं। ये भारतीय टीम के कैप्टन है वर्तमान समय में। भारतीय टीम वर्ल्ड कप में अच्छा खेल रही है। किस बैंक ने ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया दोस्तों यस बैंक ने। ये ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड क्या है? ये एक अनोखा अनुभव होगा दोस्तों, बहुत ही मतलब यूनिक इन्होंने शुरू किया है कि आपको गिफ्ट कार्ड्स दिए जाएंगे। आप गिफ्ट कार्ड्स को ले जाओगे, कोई चीज खरीद रहे होगे, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, उन गिफ्ट कार्ड्स को दे करके आप उस सामान को ले सकते हो। ठीक वैसे ही समझो जैसे कि आप जैसे कुछ कॉइन्स पाते हो कुछ वेबसाइट, जैसे आप अमेजन से शॉपिंग करते हो या फ्लिपकार्ट शॉपिंग करते हो, तो कुछ कॉइन मिलता है, बाद में उसको कॉइन को रिडीम करते हो। लेकिन इन्होंने ये क्या कहा है कि इनका ये जो है ना ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लिए है। डिजिटल कॉमर्स ओपन नेटवर्क है, सभी के लिए है। ये कोई सा भी सामान लो, कोई सा भी ब्रांड का, किसी भी विक्रेता से कुछ भी लो, तब आप जो है वो पाओगे। तो ये करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। बैंकिंग में ये पहला बैंक बन गया है। ठीक है, यस बैंक। तो यस बैंक जो है एक प्राइवेट बैंक है, आप जानते हो इसको। एक बार डूबी थी 2019 में बहुत बुरी तरीके से। 2019 में जो है यस बैंक को, फिर इसके 49% स्टेक को SBI ने खरीदा था। फिलहाल यस बैंक की स्थापना 2004 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। राणा कपूर और अशोक कपूर दो रिश्तेदारों ने इसको स्थापित किया था। MD और CEO हैं इसके प्रशांत कुमार जी। इनका नाम आपको याद रखना है। आगे, ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हुई है। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और हाँ, वीडियो में बेस्ट पार्ट, बेस्ट क्वेश्चन कौन सा लगा ये भी आप बता दीजिएगा कमेंट करके। इसके अलावा रिवीजन आपका कैसा चल रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है, आज ये भी थोड़ा सा बता दो मुझे। किस किस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा मुझे भी आइडिया लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा विविड आइडियंस हो गई है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और किस प्रकार से आपका अभी प्रिपरेशन चल रहा है, क्या दिक्कतें आ रही है ये भी बता सकते हो।
व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप चैनल पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भेजी जाती रहती है दिन भर की। अगर कोई नई न्यूज़ आती है, कोई बड़ी न्यूज़ आती है, तो वो भी मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ आपसे। और ये नई टेक्नोलॉजी है, इसको अडॉप्ट कीजिए। आगे आने वाले समय में हो सकता है इसमें कुछ नया आए, है ना। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ वगैरह यहाँ पर भेजी जाएंगी। और कल मैंने क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, व्यास सम्मान 32वां किसे में दिया गया, तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। किसके लिए दिया गया है, पागल खाना के लिए, पागल खाना के लिए दिया गया। इसके अलावा वैश्विक भुखमरी सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश है, तो टॉप पर दोस्तों है बेलारूस। ठीक है, आज आपको क्या बताना है, लद्दाख में मनाए जाने वाले निम्न में से किस महोत्सव का मुख्य आकर्षण का केंद्र मुखौटा नृत्य है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा जरूर। प्रसिद्ध सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। मैं मिलूंगा आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और हैप्पी नवरात्रि सभी को।